Assalamu alaikum, my dear students. I really hope that you guys are doing well. Okay, well, today we are going to study about one of the great or one of the most famous sonnet 18 of the great William Shakespeare, right? If you see on your screen this particular sentence or this particular question, shall I compare thee to a summer's day? Now, before going for this particular sonnet, before going for the explanation of it, just ask yourself a question, or let me ask you a question. See, whenever we want to praise someone, what we do, what type of words we use. Like, for example, I'm asking you a question. See, if you wanted to praise someone you love, you like, my question is, how would you do that? How would you say that? Let me guess. Most of the time, what we do, for example, maybe you would say, you are beautiful like a rose, you are beautiful like a fairy. यार तू तो शाहरुख खान है, वल्ला तेरे सामने तो सलमान खान भी कुछ नहीं है. What we do, we compare. We use similes, we use metaphors, we use figurative languages, we use different personalities, different things कि हम किसी को ये यकीन दिलाने के लिए भाई तो खूबसूरत है, उसको ये बताने के लिए ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम बताएं यार तू बिल्कुल करीना कपूर जितनी खूबसूरत है, हसीन है, राइट? बिकॉज इन आवर माइंड वी थिंक दैट कि चलो ये जो एक्ट्रेसेस हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं. फॉर एग्जांपल भाड़ में जाए एक्ट्रेसेस, बात करते हैं हम कहते हैं यार परी है तू. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फेरी इन आवर माइंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. वो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत फेयर होती है, वो बहुत शाइनी होती है, वट्स एवर जो जो आप सोचते हो. सो वी नीड समथिंग टू कंपेयर, राइट? उस कंपेरिजन के बगैर मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे तो तारीफ होती नहीं है. When it comes to this particular sonnet, Shakespeare has done the same thing. He did the same thing, the comparison, but in a very special way, in a very deep way. वो special way क्या है, वो deep way क्या है, वो हम discuss करेंगे. Now see, whenever it comes to this particular sonnet, तो definitely इसको लिखे हुए कोई 400 साल से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से हो गया. So when he wrote this sonnet, so what he wanted to say or what he wants to say in this particular sonnet, say that ke nature fades, the beauty is not permanent. But what he thinks that ke true beauty can live forever. How? Through poetry. आप उसको लिख के प्रिजर्व कर सकते हैं. This is why Sonnet 18 is one of the most famous poems in English language. मोस्टली हम यही पढ़ते हैं. शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे हैं भाई, उसके अंदर हम बहुत कम पढ़ते हैं. और वेन एवर इट कम्स टू द कोर्स, जो आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको तो सबसे पहले क्लासिकल पोइट्री के अंदर शेक्सपियर की बात आती है. तो स्टार्ट ही यहाँ से होता है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, राइट? तो ये क्वेश्चन स्टार्ट, द पोम है जो सोनेट है वो स्टार्ट ही क्या कहते हैं, क्वेश्चन से होता है. तो पोइट्री को, सोनेट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सोनेट जो है वो किस बला का नाम है, सोनेट कहते किसे हैं. तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ अ सोनेट, तो सोनेट क्या है? ए सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोम दैट फॉलोज ए स्पेशल स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम. उसके स्ट्रक्चर में अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो क्या होता है, वो शेक्सपियरियन सोनेट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपना राइम स्कीम रखा जो कि था A B C D E F G, राइट? अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग इसको चेक करें, बट इट इज़ आई थिंक ये ठीक है, ऐसा ही है. देन अगेन सोनेट पार्टिकुलरली, ये वर्ड जो पार्टिकुलर सोनेट है ये आया कहाँ से? तो बोरोड वर्ड है. इंग्लिश में आपको पता है कि बहुत सारे वर्ड्स इटालियन से, फ्रेंच लैंग्वेजेस से, लैटिन से जो बोरोड वर्ड्स हैं हमारे पास, तो ये वही से एक इटालियन वर्ड है. और सोनेट का जो मीनिंग है दैट इज़ ए शॉर्ट आर ए लिटिल सॉन्ग. सोनेट मीन्स ए शॉर्ट आर ए लिटिल सॉन्ग. और मोस्टली जो सोनेट्स हैं और शेक्सपियर के भी जो सोनेट्स हैं, दे आर अबाउट लव, दे आर अबाउट ब्यूटी, दे आर अबाउट टाइम एंड दे आर अबाउट नेचर, right? And again,
इस पोइम का जो मीटर क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर है, सिलेबल्स क्या है, ये सारा कुछ आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टडी, तो उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट जो हैं अपने उस पे जाएंगे, पोइम पे जाएंगे। सो सोनेट पे जाएंगे। तो सोनेट को पहले समझने से पहले रीड करते हैं और रीडिंग के बाद फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। ओके, so yes, when it comes to the sonnet, okay, now see, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often in his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy internal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor lose possession of possession of that fair thou owest, nor shall death break thou wanderest in his shade. When in internal lines to time thou growest, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. So students, when you particularly see the very first line, or the very, you can say that the very first question, don't think that gives Shakespeare is asking this question from a lady he loves. Whenever it comes to Shakespeare sonnets, कहा जाता है from sonnet 1 to 126, these sonnets are called the fair youth sonnets. तो fair youth का क्या मतलब है? You can say that these sonnets, they usually thought to be addressed to a young man of great beauty and noble status, right? अब जब बात आती है shall I compare thee to a summer's day, तो इस क्वेश्चन में शेक्सपियर क्वेश्चन किसे करता है वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब जो rhetorical question है, it is not a direct question, okay, it's a rhetorical question. Here he is asking if he should compare the beloved to a summer's day, but he is not really asking for an answer. ये मत सोचना कि शेक्सपियर is asking you to answer him. No, यहाँ पे ये खुद अपने पोम के लिए एक सेटअप बना रहा है। This particular question, it immediately grabs attention and shows that the beloved's beauty is so remarkable, so amazing, so magnificent that even the most beautiful part of nature might not be enough for comparison. See कि जो खूबसूरती है उसको दुनिया की किसी भी जो बिलव्ड की ब्यूटी है वो किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, इट इज़ दैट मच ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास मेटाफर यूज़ हुआ है, राइट? तो आप इस रेटोरिकल क्वेश्चन को ऐसे ले सकते हैं कि ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर द आंसर, कि मैं कंपैरिजन किस चीज़ से करूँ, कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। Now see the second line, what the second line says. अगर आपके पास बुक्स हैं पोएम की, और अगर आपके पास पोएम है, what you need to do is आप मुझे सिर्फ सुने, अपने सामने अपनी बुक रखिए और उसमें पेंसिल पेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन की तरफ ना देख ले, राइट? एनीवेज मैं स्क्रीन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं बुक की ऐसी वीडियो बनाऊँ वो फिर अजीब हो जाता है, मुझे नहीं आता, राइट? ओके, कम टू द सेकेंड लाइन. Thou art more lovely and more temperate. अब इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट क्वेश्चन की बात है। आप लोग ज़रा साइड पे देख लें, जो पंक्चुएशन जिस तरीके की यूज़ हुई है, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉमा, सेमीकोलन, कॉमा, सेमीकोलन, तो पंक्चुएशन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, उसको भी आप ज़रा देख लें. नाउ सी, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. हियर ही क्विकली आंसर्स हिज ओन क्वेश्चन. जो मैंने आपको ऊपर कहा कि शेक्सपियर इज़ नॉट आस्किंग यू.
अब यहाँ पे क्या है, द बिलवड इज़ मोर ब्यूटिफुल, मोर लवली का क्या है, दैट इज़ मोर ब्यूटिफुल, मोर लवली मीन्स मोर ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड मोर टेम्परेट का क्या मतलब है, इट इज़ मोर बैलेंस, मोर जेंटल देन समर। इसको समर से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, समर से ज़्यादा खूबसूरत है, समर से ज़्यादा जेंटल है, समर से ज़्यादा दैट इज़ ब्यूटिफुल, राइट। समर कैन बी टू हॉट और टू रफ, होता है कि नहीं, बट द beloved's beauty is calm, it is beautiful, it is steady, it is pleasing, जो कुछ भी आप वर्ड्स यूज़ करें आप कर सकते हैं। तो here Shakespeare is doing what, he is just elevating human beauty above natural beauty। कहते हैं कि जो नेचर की खूबसूरती है बाहर की और जो इंसान की खूबसूरती है, बोथ आर वेरी मच डिफरेंट, एंड अ ह्यूमन इज़ मोर ब्यूटिफुल, मोर बैलेंस, मोर टेम्परेट, मोर लवली देन एनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट और नेचुरल थिंग। नाउ कम टू द थर्ड लाइन, रफ winds do shake the darling buds of May। ओके, अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है मे का, मे हमारे यहाँ तो स्प्रिंग का हिस्सा है, ये तो समर का हिस्सा है ही नहीं। तो दिस इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू गाइस, आप इसको फाइंड आउट करें कि मंथ जिसका जिक्र हो रहा है वो मे है और ऊपर से समर है, तो ये शेक्सपियर के टाइम में क्या मे समर था? सो दिस इज़ ए क्वेश्चन, आप लोगों ने इसका आंसर देना है, क्या पता आपके पेपर में भी आ जाए, राइट। तो इसके लिए थोड़ा बी केयरफुल हो कि इसको फाइंड आउट करें। मैं आपको ये नहीं बताऊँगी क्योंकि थोड़ा तो काम आपको भी करना पड़ेगा। एनीवेज, अब अगर हम थर्ड लाइन की बात करते हैं, रफ winds डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। हियर व्हाट इज शेक्सपियर डूइंग? ही इज नाउ एक्सप्लेनिंग समर फ्लॉस। कहते हैं यार समर में तो खराबियां हैं, समर तो परफेक्ट है ही नहीं। व्हाट ही सेज दैट समर ऑफन कम्स विद स्ट्रॉन्ग winds that shake and destroy the beautiful birds of May। अब जो फूलों की खूबसूरती होती है, जो मई की खूबसूरती होती है, वो तेज़ हवाएं आती हैं, वो तो पत्ते उड़ जाते हैं भाई, फूल जो है वो उड़ जाते हैं, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अगेन अगर हम इस पे ज़रा सोचें, थोड़ा अपनी इमेजिनेशन को ज़रा क्या करें, वो जो करते हैं मोमो वाला, वो करें। आई डोंट नो, वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ओके, सो हियर अगर इमेजिन आप करें, एक आप बाग में हैं, वहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, एकदम से बारिश शुरू हो गई, तेज़ विंड आ गई, हो गई क्या हो गया, सारे फूल, सारे पत्ते, उनके सारा कुछ गिर गया, राइट। तो आप कह सकते हो कि समर ए सेंस ऑफ वायलेंस है, इम्परफेक्शन है समर के अंदर। समर इज़ नेवर परफेक्ट, समर कैन नेवर बी परफेक्ट। समर इज़ इसके अंदर वायलेंस है, तेज़ विंड से, तेज़ धूप है, सारा कुछ है। लेकिन जब ये ह्यूमन की बात आती है, वो खूबसूरत है, उसके अंदर तो सब कुछ है। तो ये जो डार्लिंग बर्ड्स है, अगर आप यहाँ पे इस वर्ड पे गौर करें, डार्लिंग बर्ड्स, व्हाट इट क्रिएट्स इमेजरी ऑफ फ्रेजाइल फ्लावर्स, राइट। वो तो फिर क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। देन नाउ कम टू द फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन में हमें क्या कहता है, and summer's lease hath all to shorted it। ओ, ये तो बड़ा मसला हो गया। आप कंपेयर कर रहे हैं समर से, परियों से, फूलों से, लेकिन शेक्सपियर ने क्या कहा? शेक्सपियर ने कहा भाई मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूँ, समर इज़ नॉट it does not last long, it does not stay, it is वेरी शॉर्ट लिव, वो बहुत जल्दी चला जाता है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है, लीज। इसका क्या मतलब है, इट हैज़ ओनली ए लीज, लाइक ए रेंटेड हाउस दैट मस्ट बी गिवन बैक आफ्टर ए शॉर्ट टाइम। आप किराए के घर में कितना रहेंगे, आप घर जितना भी आप रहे, घर आपका नहीं हो सकता, आपने मकान मालिक को वापस कर देना है। यही कंपैरिजन शेक्सपियर ने की है। अब इससे क्या शो होता है, अगेन it shows the
टेम्पररी नेचर ऑफ समर, कि समर आएगा जाएगा भाई, दैट इज़ नॉट परमानेंट, दैट ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट. व्हाट इट एम्फसाइजेस द शॉर्ट लाइफ कंपेयर्ड टू द लास्टिंग ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड, कि मेरे जो बिलव्ड है दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माई बिलव्ड इज़ इमॉर्टल. यार वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता. व्हाट, मैं उसको समर के साथ कंपेयर करूँ, मैं उसको फूलों के साथ कंपेयर करूँ, मैं उसको बादलों के साथ कंपेयर करूँ? नो, आई विल नेवर डू दैट. ये किसने बोला? शेक्सपियर भाईजान ने बोला. बड़ा जज्बाती बंदा था वैसे. ओके, अब आ जाते हैं लाइन 5 में. लाइन 5 में हमें क्या कहता है? समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स. ओ, हम सिंपल क्या बोलते हैं यार, आप बहुत धूप है बाहर नहीं जाते. शेक्सपियर ने क्या कहा? समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स. ओह, द आई ऑफ हेवन शाइन्स किसको कहा जा रहा है? थोड़ा दिमाग में आ रहा है? अब ये मेटाफर है किसके लिए? सन के लिए, उस सूरज के लिए जिसको सर्दियों में हम खुशी खुशी कबूल करते हैं, गर्मियों में हम कहते हैं यार इसकी शक्ल ही नहीं देखनी. राइट, वी आर सो मीन. राइट, खैर छोड़े. अब इस पार्टिकुलर लाइन में जो द आई ऑफ हेवन है, ये मेटाफर है जो मैंने आपको बता दिया किस चीज़ के लिए? फॉर द सन. सो हियर शेक्सपियर सेज दैट समटाइम द सन शाइन्स टू हॉट मेकिंग समर अनप्लेजेंट. वो दिल ख़राब हो जाता है यार, बहुत गर्मी है, एसी में बिठा दो, वो भी नहीं है, पंखे में बिठा दो, मार दो, लेकिन धूप में मत छोड़ो. वो हमें एनॉय करता है, हम खुश नहीं होते. तो अगेन इट इज़ अनदर वीकनेस ऑफ समर. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज जेंटल और ऑलवेज इंजॉयबल. आप हमेशा समर को इंजॉय नहीं करते. तो शेक्सपियर ने यहाँ पे भी क्या बोला? यार माई बिलव्ड इज़ नेवर लाइक ए समर. वो तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह है. तो अच्छा, यहाँ पे भी समर की एक और कमी हमें पता चली कि यार समर के अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं जो आपके, खैर छोड़ो, मैं कुछ नहीं कहती. एनीवेज, फिर लाइन 6 पे आ जाए. यहाँ पे क्या है? And often in his gold complexion dimmed. Again, कोई भी चीज़ है वो हमें परमानेंट खूबसूरती नहीं देती. बिलवड की तरह, बिलवड जो है दैट इज़ परमानेंट. अब यहाँ पे क्या है? हियर अगेन सन की बात हो रही है जो ऊपर हमने बात की. हियर दिस सन इज़ पर्सोनिफाइड. पर्सोनिफिकेशन क्या है? गोल्ड कम्प्लेक्शन. कहाँ गया दिस वन? सॉरी, आंखें भी मेरी थोड़ी कमज़ोर है ना, इसलिए. सो गोल्ड कम्प्लेक्शन की बात हो गई. हम कहते हैं फेयर कम्प्लेक्शन है, ये है, काली है, ये तो काली बिल्ली है आप लोग जो बोलते रहते हो, काला बिल्ला भी बोला करो यार. एनीवेज, गोल्ड कम्प्लेक्शन क्या है? लाइक ए ह्यूमन फेस ग्लोविंग विथ ब्यूटी. हम कहते हैं यार आज तो मेरे फेस पे पिंपल्स है, नहीं मैंने फलाना चीज़ लगा लिया, मेरा फेस ठीक हो गया. अब यहाँ पे शेक्सपियर ये बातें नहीं करना चाह रहा जो मैं बकवास कर रही हूँ. राइट, शेक्सपियर क्या कहना चाहता है? शेक्सपियर का पॉइंट क्या है? हिज पॉइंट्स इज़, एंड व्हाट इज़ ही पॉइंटिंग आउट, आई वुड से. तो वो क्या है? ही पॉइंट्स आउट दैट समटाइम्स क्लाउड्स कवर इट. बादल आ जाते हैं, वो कवर हो जाता है, और उसकी जो ब्राइटनेस है, जो आप खूबसूरती उसको कहते हो, वो भी डिम हो जाती है भाई, वो भी सही से नज़र नहीं आता. दिस अगेन शोज़ द इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ समर, कि समर हमेशा आपको खुश नहीं देखना चाहती भाई. अगर आज वो आपको खूबसूरती दिखा रहा है, कल वो आपको आपके जानू की तरह बदसूरती भी दिखा देगा. तो शेक्सपियर कह रहा है भाई समर की तरह तो माई बिलव्ड हो ही नहीं सकता. देन कम टू लाइन 7. इसमें हमें शेक्सपियर साहब क्या कहते हैं? एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस. कैसे? आप ज़रा इस लाइन पर गौर करें. आप कह सकते हो कि देखो द थीम इज़ हियर, थ्रू आउट वही हो रहा है, बट स्टिल एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस. क्या है इस लाइन के अंदर? इस लाइन का मतलब क्या है कि ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स इवेंचुअली लूज देयर ब्यूटी. उनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है. यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हैं फेयर, नहीं इधर नहीं था, हाँ ये फेयर. अब इसके अंदर क्या है? Here he means both beauty and attractive things. But again it emphasizes the universal truth that nothing in nature stays perfect forever. हमेशा के लिए कोई खूबसूरती नहीं होती. राइट, हमेशा के लिए. खैर और मैं कुछ नहीं कहती. एनीवेज, कम टू लाइन 8. लाइन 8 में हमारे पास क्या है? By chance or nature's changing course untrimmed
बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। शेक्सपियर तो पीछे ही पड़ा है यार, क्या कहता है? ही सेज ब्यूटी फेड्स ईदर बाई एक्सीडेंट। चांस का मतलब क्या है? बाई चांस और बाई एक्सीडेंट। आर, ये हो गया बाई चांस का मतलब है बाई एक्सीडेंट। और अगर आप ये भी कह सकते हो कि थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द टाइम, राइट? कि नेचुरल प्रोसेस क्या है? अगर एक फूल मई में अगर आपको एक बाग में नज़र आ रही है, वो आपको जून में नज़र नहीं आएगी, जुलाई में, क्योंकि वही एक सीज़न, एक मंथ है जिसमें वो फूल जो है वो खिलता है। एनीवेज, तो इसी तरह जो खूबसूरती है, या तो वो एक्सीडेंटली अगर उस फूल पे बारिश होती है, तेज़ विंड आता है तो वो फूल उड़ जाता है। अगर बारिश ना भी हो तो वो फूल की ज़िंदगी परमानेंट नहीं है। जो फूल मई में आप देख पा रहे हो वो आप जनवरी में नहीं देख पाते। तो इस लाइन में शेक्सपियर के कहने का मकसद ही ये है कि जो ब्यूटी है, इट गोज़, आप ईदर इट इज़ बाई एक्सीडेंट और इट इज़ बाई द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द टाइम। Then again, if you see the word untrimmed, अब untrimmed क्या है? It is losing the decoration or freshness that one made something, that is that makes that one flower very much beautiful, लेकिन for the very less time, बहुत कम टाइम के लिए उसकी ब्यूटी, that was something beautiful, but वो हमेशा के लिए नहीं है। अब इस लाइन के अंदर क्या चीज़ हाईलाइट होती है? ये हाईलाइट होती है कि नेचर की जो खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, दैट इज़ अगेन नॉट परमानेंट। नाउ कम टू लाइन 8। लाइन 8 में हमारे पास क्या है? But thy internal summer shall not fade. Again, when it comes to this turning point, अब turning point क्या है? Here Shakespeare says that unlike real summer, the beloved's beauty is internal and will never fade. अब क्या है? बट दाई किसकी बात हो रही है? बिलवड की बात हो रही है। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? समर को गोली मारो, वो तो समर है, उसके बाद जो है वो ऑटम है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो खूबसूरती है, वेदर इट इज़ समर, वेदर इट इज़ विंटर, वेदर इट इज़ स्प्रिंग, जो कुछ भी ये है, इट इज़ ऑलवेज परमानेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। अगेन हियर ही यूजेस द मेटाफर। मेटाफर क्या है? इंटरनल समर हमारे पास यहाँ पे मेटाफर है। वट इट डिस्क्राइब्स everlasting beauty and youth. Now the next line, nor lose possession of their fair thou owest, nor lose possession of that fair thou owest। इसका क्या मतलब है? अगेन यहाँ पे शेक्सपियर क्या करता है? इंसिस्ट करता है किस चीज़ पे? दैट द बिलवड विल नेवर लूज देयर ब्यूटी। उसकी खूबसूरती कभी कम नहीं हो सकती। उसकी जो खूबसूरती है, जो वो पोजेस कर रही है या कर रहा है, या जो भी है, मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसके अंदर क्या है? वो खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टाइम विल नॉट बी एबल टू टेक अवे दिस गिफ्ट। वो जो खूबसूरती मैं उसको दे रहा हूँ थ्रू माई राइटिंग, वो टाइम ले ही नहीं सकता। दैट इज़ प्रिजर्व्ड इन दैट राइटिंग। ओके, देन अगेन लाइन 11 आप लोग देख लें। नॉर शल डेथ ब्रेक द वॉन्डरेस्ट इन हिज शेड। यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगेन शेक्सपियर पर्सोनिफाइज डेथ, मौत की बात आ रही है। इमेजिन क्या चीज़ हो रहा है कि जो मौत है, लाइव्स हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, आप कब्रिस्तान में चले जाते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द शेक्सपियर, व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाट ही सेज कि डेथ, वो जो मौत है, दैट विल नेवर बी एबल टू काम द बिलवड बिकॉज देयर ब्यूटी विल लिव ऑन इन पोइट्री। दैट इज़ ऑलवेज लिव ऑन है। वियर? इन द पोइट्री। जो वो पोइम उसने लिखा है, जिस पेज पे उसको प्रिजर्व किया है, वो प्रिजर्वेशन परमानेंट है। तो वो किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं हो सकती दुनिया की, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ क्या है? वो इम्परफेक्शन है उसके अंदर, वो परफेक्ट ही नहीं है। लेकिन उसने अपने बिलवड को अपने कलम के ज़रिए, अपने इंक के ज़रिए, अपनी स्याही के ज़रिए अपने पेज पे उतारा है, और वो पेज प्रिजर्व कर रहा है उस ब्यूटी को, और वो ब्यूटी इंटरनल है, वो ताक़यामत रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी।
देन अगेन लाइन 12 देख लें, when in internal lines to time thou growest। अब इसका क्या मतलब है? नाउ सी अगेन, ये लाइन भी परमानेंट ब्यूटी ऑफ बिलवड की बात कर रही है। लाइक सिंपली यू कैन सी दैट कि बिलवड विल लिव फॉर एवर इन द इंटरनल लाइन्स। इंटरनल लाइन्स हैं क्या चीज़? इंटरनल लाइन्स ये जो आपके पास है, इसके अंदर क्या है? द रिटन वर्क, जो बिलवड के बारे में जो पोइट्री, जो सोनेट लिखी गई है, दैट इज़ प्रिजर्व, दैट इज़ परमानेंट। अगेन अब शेक्सपियर क्या कहता है? द वर्ड, जो लाइन्स है, ये वाला द वर्ड, ये इंटरनल, दीज टू वर्ड्स इंटरनल एंड लाइन्स, और दिस पार्टिकुलर जो लाइन्स है, इसका क्या मतलब है कि बोथ द लाइन्स ऑफ पोइट्री एंड द अनएंडिंग पैसेज ऑफ टाइम, कि टाइम जितना भी गुजरे, दिस इज़ प्रिजर्व्ड हियर, वो परमानेंटली उस बुक पे, उस पेज पे प्रिजर्व कर दी गई है। Again, if you see line 13, so long as men can breathe or eyes can see। हो। अब देखिए, बंदे ने डोजेस शायद ज़्यादा लिए थे, अस्तगफुरुल्लाह। एनीवेज, अब यहाँ पे डोज ज़्यादा हो गया था। ऑनेस्टली यार ज़रा देखिए क्या है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, मतलब देखिए कितने कितने दिल से वो किया है कि यार दिस ब्यूटी इज़ परमानेंट। अगर आप यहाँ पे देखिए कंक्लूडिंग लाइन से ना, लास्ट टू, तो इसके अंदर पोइट या जो शेक्सपियर साहब है वो क्या कहते हैं कि एज लॉन्ग एज पीपल लिव एंड दे आर एबल टू रीड, कि वो जब तक जिंदा है, जब को हमने क्या कहा 400 साल पहले फॉर एग्जांपल सोनेट लिखी गई थी, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ या हम मिलके पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि शेक्सपियर की बात तो सही हो रही है ना। ज़रा देखें, एज लॉन्ग एज यू नो पीपल वी आर लिविंग एंड आर एबल टू रीड, हम अभी भी इसको रीड कर रहे हैं, दिस पोम विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। हम अभी पढ़ें तो शायद 1400 साल बाद भी लोग आके इसको पढ़े, क़यामत ना हो तब तक। सो अगेन दिस लाइन एश्योर्स द इमोर्टैलिटी ऑफ बोथ द पोम एंड द बिलवड्स ब्यूटी, कि यार ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, और अपनी कंक्लूजन में शेक्सपियर इसको कंफर्म कर रहा है। लास्ट लाइन देखे, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। ओहो, अब इसमें क्या है? अगेन ये जो फाइनल लाइन है, व्हाट इट टाइज, ये क्या चीज़ें ऑल टुगेदर कर रहा है? द पोम इटसेल्फ कि दिस, अब यहाँ पे आपको जो वर्ड नज़र आ रहा है दिस, यहाँ पे जो दिस से थोड़ा नीचे, ये मुझसे हो नहीं रहा, एनीवेज ये जो, हाँ दिस, अब इस दिस का क्या मतलब है कि दिस पार्टिकुलर यू नो पोम इट विल ऑलवेज यू नो, ये परमानेंट फॉर एवर जिंदा है, एंड बिकॉज इट लिव्स, अगर ये जिंदा है, इट विल गिव इंटरनल लाइफ टू द बिलवड्स ब्यूटी। This is the ultimate, you can say the beauty of art over time and death, कि जो आर्ट की खूबसूरती है वो आज भी है, वो कल भी है, वो परसों भी है। आज हम हैं, कल हम नहीं है, लेकिन जो आर्ट है दैट इज़ फॉर एवर। शेक्सपियर ये कहना चाह रहा है अपनी इस पार्टिकुलर सोनेट में। सो स्टूडेंट्स, इफ़ वी, यार ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे, एनीवेज नज़र आ रहा होगा, खैर आप लोग अपने बुक से पढ़ लें। इफ़ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल, इस पूरे 14 लाइन्स में शेक्सपियर कहना क्या चाहता है? सिंपली व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ praising someone he loves and admires the most, right? At the very first point, he asks if he should compare the beloved to a summer's day, which we have already discussed, and after that he explains why this comparison does not work, कि कंपेयर करने का पूछ भी रहा है, एंड देन ही प्रूव्स दैट कि नहीं, दिस कंपैरिजन विल नेवर वर्क, इट नेवर वर्क्स। लाइक समर कैन बी टू हॉट, इट कैन बी टू विंडी, और इट कैन बी टू शॉर्ट, while his beloved's beauty is gentle, his beloved's beauty is more balanced, his beloved beauty is more lasting, his beloved beauty is forever. Unlike, very different from summer, his beloved beauty, that will never fade and will never be destroyed by time or death. Why? What is the reason? Because the reason here is that Shakespeare's poem will preserve the beauty forever. मैंने खूबसूरती देखी, मैंने उसके बारे में लिखा, it means I preserved it. बाद में वो उस पर बारिश होती है, उस पर आग लग जाती है, वो भाड़ में जाता है, वो जो भी करता है, लेकिन the moment I captured that, उसके बारे में मैंने लिखा, that means I preserved it. उसकी beauty forever है उस कागज़ पे, right? As long as people read this sonnet, जो ending जो 2 lines है, उसका क्या
क्या मतलब है? As long as people read this sonnet, the beloved's charm, the beloved's loveliness, the beloved's beauty, that is always will live on. वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. सिंपली अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप कह सकते हो कि शेक्सपियर ये कह रहा है कि दैट द रियल ब्यूटी डज नॉट लास्ट इन नेचर, बट थ्रू पोइट्री हिज बिलव्ड्स ब्यूटी विल रिमेन इंटरनल. जो खूबसूरती है वो पोइट्री के थ्रू, जो राइटिंग के थ्रू इंटरनल है. So student, this was the explanation of this particular sonnet. Now what type of questions will be there in your paper, तो उसके बारे में ज़रा देख लें आप लोग. अब बात आती है कि what type of questions will be there, right? Now see, definitely बात यहाँ पे comparison की हो रही है. तो आप क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मीन्स ए डिस्कशन ऑन शेक्सपियर कंपैरिजन्स, लाइक द वे ही कंपेयर्स हिज बिलव्ड टू ए समर्स डे. तो सोनेट 18 के अंदर ये कंपैरिजन कैसे हुई है, ये क्वेश्चन हो सकता है. यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द थीम ऑफ इमोर्टैलिटी, कि व्हाट इज़ इमोर्टैलिटी इन सोनेट 18. या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ डज शेक्सपियर क्लेम टू प्रिजर्व ब्यूटी, कि प्रिजर्व ब्यूटी को प्रिजर्व शेक्सपियर किस तरीके से, और उसकी कंपैरिजन में वो क्या रहा है, कैसे कर रहा है. या एक क्वेश्चन एनालाइज करने के लिए भी दी जा सकती है जो लिटरेरी डिवाइसेस है, जैसे मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन, ये चीज़ें हमने डिस्कस की. कंपैरिजन का हमने बोला ये थ्रू आउट कंपैरिजन चल रही है, मेटाफर चल रहा है, तो इमेजरी और लिटरेरी डिवाइसेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. देन यू कैन बी आस्क्ड अबाउट आई वुड से दैट क्या हो सकता है. बस आई गेस सम ऑफ द थीम्स के अंदर इमोर्टेलिटी है जो मेजर है. तो हाँ, राइम स्कीम्स पे भी अगर इन केस शॉर्ट क्वेश्चंस अगर मैं आपको दे दूँ, एंड देन एक्सप्लेनेशंस भी हो सकती हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी एक हो सकता है. सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक. आप लोग अपने नोट्स इस तरीके से बना लें. और दिस वॉज ऑल अबाउट सोनेट 18 ऑफ द ग्रेट शेक्सपियर. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.